आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी यानी कि कांग्रेस पार्टी अपना 140वां स्थापना दिवस मना रही है। यह महज एक राजनीतिक दल का जन्मदिन नहीं, बल्कि उस विचारधारा का उत्सव है जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। लगभग 65 सालों के शासनकाल में कांग्रेस ने न केवल देश की सत्ता संभाली, बल्कि एक ऐसे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी जो समावेशी था। संविधान के दायरे में रहकर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और समाज के सबसे पिछड़े तबके को ताकत देना कांग्रेस की प्राथमिकता रही। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर किसानों को भूमि का अधिकार देना और हर नागरिक को वोट की शक्ति प्रदान करना आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस के कार्यकाल में भारत ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। आज हम जिस इसरो की सफलताओं पर गर्व करते हैं, जिन आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स और बड़े बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, वे सब कांग्रेस की दूरगामी सोच का परिणाम था। देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करना हो या आर्थिक उदारीकरण के जरिए देश को वैश्विक पटल पर खड़ा करना हो, कांग्रेस ने हमेशा प्रगतिशील राजनीति को प्राथमिकता दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र हमेशा जीवित रहा। जहां आज भी शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जैसे नेता अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने की हिम्मत रखते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस में बोलने की आजादी है। इस पार्टी की ही देन थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बाबू। ये सब भारत की आजादी के लिए ना जाने कितने दुख सहे, तब जाकर हम अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकल पाए और वो सब काम किया जो इस देश को चाहिए था। लेकिन इसके ठीक विपरीत पिछले 10 सालों में देश ने एक ऐसा दौर देखा है जहां मजबूत सरकार के नाम पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। बीजेपी के शासन में कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को या तो कमजोर किया जा रहा है या निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। वोट चोरी के आरोपों और ईवीएम पर उठते सवालों ने जनता को राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस कराया है। जहां कांग्रेस ने लोगों को अधिकार दिए, वहीं मौजूदा सरकार फ्री की रेवड़ियां बांटकर जनता को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आश्रित और अक्षम बना रही है। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों और नेताओं के गले मिलने को कूटनीति बताया जाता है, लेकिन धरातल पर इससे देश की छवि को वो मजबूती नहीं मिली जिसका ढिढोरा पीटा जाता था भाजपा नेताओं के द्वारा, अंधभक्तों के द्वारा। बीजेपी सरकार ने जीएसटी जैसी जटिल कर व्यवस्था लागू कर छोटे और मध्यम कारोबारियों की कमर भी तोड़ दी। नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार ने पहला आघात किया था 2016 में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के कथित दबाव में मोदी सरकार ने सेना के मनोबल को भी प्रभावित किया और पहलगाम हमला, उड़ी हमला, पुलवामा हमला, पठानकोट हमले जैसे घटनाओं ने सुरक्षा तंत्र की खामियों को भी उजागर किया है। हाँ, दिल्ली ब्लास्ट भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, भूलिएगा नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि समाज में धार्मिक जहर घोलकर और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में जनता को उलझाकर असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, पेपर लीक, प्रदूषण और महंगाई से ध्यान भटकाया गया। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली ये मोदी सरकार के दामन पर कुलदीप सिंह सेंगर और बृजभूषण शरण सिंह जैसे नाम दाग की तरह चिपके हैं, जिन्होंने सत्ता के संरक्षण में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। ये कथित भी हो सकता है। सबसे चौंकाने वाला अंतर आर्थिक पारदर्शिता और संसाधनों का है। दोस्तों, 140 साल पुरानी कांग्रेस के पास आज महज 250 से 300 करोड़ रुपए का कोष है और उसे अपने मुख्यालय की नई बिल्डिंग बनाने के लिए 1 सदी से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा, यानी कि 140 साल। वहीं महज 10 साल सत्ता में रही बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। बीजेपी वालों ने न केवल दिल्ली में आलीशान राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया, बल्कि देश के हर राज्य और जिले में 5 सितारा सुविधाओं वाले दफ्तर खड़े कर दिए। यह बेहिसाब धनबल और संसाधनों का केंद्रीकरण सवाल खड़ा करता है कि क्या यह लोकतंत्र है या धनतंत्र। दोस्तों, कांग्रेस ने कभी भी मंदिर मस्जिद के चक्कर में जनता का समय बर्बाद नहीं किया और न ही वोटों के लिए धार्मिक उन्माद फैलाए। कांग्रेस का संघर्ष देश को जोड़ने और उसे आधुनिक बनाने का था। आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी विरासत और वर्तमान के विनाशकारी बदलावों के बीच फर्क समझना होगा। एक तरफ 140 साल का त्याग और निर्माण है, तो दूसरी तरफ 10 साल का वह दौर जिसने देश की एकता और मौलिक अधिकारों को दांव पर लगा दिया। देश को बर्बाद किया जा रहा है। बाकी कांग्रेस के 140 साल पूरे होने पर उन्हें बधाइयां।